वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज रंजन तिवारी। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे MPS 002 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समस्याएं एवं सिद्धांत। उसमें पहला चैप्टर हमारा हो चुका था यथार्थवादी एवं नव यथार्थवादी उपागम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जिसमें हम यूनिट 6 डिस्कस कर रहे हैं। ये है आपका महिलावादी उपागम। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना, देन महिलावादी किस प्रकार शक्ति की परिभाषा करते हैं, फिर राज्य का महिलावादी विचार क्या है, फिर राष्ट्रवाद का विश्लेषण, महिलावाद था मानवाधिकार, यथार्थवाद की महिलावादी आलोचना। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात करते हैं। तो प्रस्तावना हम देखते हैं कि ये जो महिलावादी उपागम है या महिलावादी उपागम देखते हैं, उसमें सीधे से सीधे अगर आप देखिए महिलावादी मतलब फेमिनिज्म। अब फेमिनिज्म में क्या होता है, इसमें नारियों के अधिकारों की पैरवी की जाती है, नारी के अधिकारों के बारे में बात की जाती है। और अक्सर ये माना जाता है कि माना क्या जाता है, ऐसा ही देखा गया है कि सोसाइटी में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को वो जो उनकी स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है जितने पुरुष की है। अक्सर असमानता, भेदभाव और उन्हें नीचा दिखाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो महिलाओं के हक की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करते हैं। यही हम इसमें पूरे चैप्टर में देखेंगे। जनरली ये माना जाता है कि पुरुष प्रधान, आपने ये देखा होगा कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो चाहे वो परिवार के बेसिस पे हो, सोसाइटी के बेसिस पे हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, हर जगह पुरुषों को महिलाओं से ऊपर समझा जाता है। जबकि अगर आप देखिए कि 50-50 दोनों की आबादी है, 49% महिलाएं हैं, 51% पुरुष हैं, फिर भी अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स आधी जनसंख्या है, फिर भी महिलाओं को पुरुषों से नीचा समझा जाता है। तो महिलावादी उपागम में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे राइटर हैं, बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं जो महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। उनकी थिंकिंग क्या है, ये हम इसको लेके चलेंगे। और मैं डायरेक्ट अगर एक लाइन में बोलूँ तो इस चैप्टर का पूरा लब्बो लबाब ये है कि जो महिलावादी विचारधारा के लोग हैं वो एक इस समाज को या ये जो हम पढ़ रहे हैं उसको एक महिलावादी एंगल से कैसे देखते हैं, उसी के बारे में पूरा का पूरा ये चैप्टर है। फिर हम आगे देखते हैं कि महिलावादी किस प्रकार शक्ति की परिभाषा करते हैं। तो इसमें देखिए, महिलावादी जितने भी विद्वान थे उनका ये मानना था कि जो शक्ति है वो जेंडर बेस्ड होता है, लिंग आधारित होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो शक्ति की अवधारणा है वो पुरुषों के गुणों से संपन्न माना गया है, कि पुरुष ही शक्ति का एक पर्याय हो गए हैं। क्योंकि अब देखिए, जनरली क्या होता है कि आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि अगर इनका लगता है कि जो बाहुबल है वही एक शक्ति का पर्याय बन गया है। जैसे शक्ति का अर्थ क्या होता है कि कुछ ऐसा काम करना या ऐसा अब क्या कह सकते हो कि हाँ, ऐसी क्षमता जिससे आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हो, उसको हम मानते हैं कि ये शक्ति है। अब इसको ये मान लिया गया है कि जिनके पास शक्ति नहीं होती वो नपुंसक होते हैं। जनरली क्या किया जाता है, आप देखिए कि हमारे यहाँ सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया में ऐसा प्रचलन है कि अगर कोई सामर्थ्यवान नहीं है या कोई शक्तिशाली नहीं है तो जनरली कहा जाता है कि चूड़ियाँ पहन ले कि क्या चूड़ियाँ पहने हुए हो। तो ये एक पर्याय मान लिया गया है कि शक्ति मतलब पुरुष, महिलाओं के पास शक्ति नहीं होती, उन्हें शक्तिहीन माना गया है। तो वही, और दूसरी तरफ कि पुरुषों को ही नेतृत्व के योग्य माना गया है। ऐसा माना गया है कि महिला बिल्कुल शक्तिहीन होती है। और अगर कभी कभी ये मान लिया जाए कि नेता के रूप में उसे स्वीकार किया भी जाता है, कि जब वो ये मान ले कि नहीं, उसके अंदर पुरुषों वाली, जैसे कि कहते हैं ना कि मर्द वाला वो पावर जैसा या मर्द की तरह वो अगर रोब दिखाने लगे या उसकी क्वालिटीज़ आ जाए तभी उसे एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। जनरली आप देखो कि जब बात होती है कहीं कि बेटी ने कुछ अच्छा काम किया तो सीधे बोलते हैं कि ये तो मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम सिर्फ मर्द कर सकते हैं, ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं, ये काम सिर्फ बेटा कर सकता है, बेटी नहीं कर सकती। तो इस तरह की थिंकिंग हो रही है। और आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि शक्ति के लिए सदा असमान संघर्ष हुआ है। इसका रीज़न भी यही है कि अगर इतिहास को भी उठा के देखो तब भी हर जगह बस यही दिखाया है, क्योंकि शुरू से ही एक काम बांट दिया गया है। चूँकि महिलाएं बच्चा पैदा कर सकती हैं, जन्म देने की भूमिका निभाती हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, उसके बाद वो घर में ही रहे। चूँकि सबका काम अलग अलग था, सबके कार्य बटे हुए थे कि किनको क्या भूमिका निभानी है, और उसको लेके आज तक उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है।
पुरुषों का ही ये दर्जा दे दिया गया है कि नहीं, वही ये सारे काम जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, जो समाज में, तो वही चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि इसमें पुरुषों को ही शक्ति का पर्याय माना गया है। इसमें आप पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा, हर चीज़ पुरुषों के द्वारा की गई है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि पुरुष ही सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं। तो पुरुष प्रधान जो भी चीज़ है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, भारत या राष्ट्रीय संबंध हो, या समाज के बारे में कोई चीज़ हो, और पुरुषों द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। तो और जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है या पुरुषों के द्वारा वो चीज़ बनाई जाती है जिससे उनका विशेषाधिकार सुरक्षित रहे, और वो सारी चीज़ें महिलाओं पर थोप दी जाती हैं। और महिलावादियों को लगता है कि नहीं, ये चूँकि महिलावादियों की बात नहीं रखी गई, महिलाओं की बात नहीं रखी गई है, आधी आबादी की बात नहीं रखी गई है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ये पुरुष प्रधान का वर्चस्व है, ये गलत है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो मानवों का संबंध है, उसका सही चित्रण नहीं हो पाया है। अब हम बात करेंगे कि राज्य का महिलावादी विचार। अब देखिए, महिलावादियों का तर्क होता है कि राज्य के प्रारंभिक सिद्धांत या तो वर्णात्मक हैं, वर्णात्मक मतलब कि उसमें या तो संप्रभुता, क्षेत्र, शक्ति की व्याख्या की गई है, या फिर उन्हें बल प्रयोग के साधन के रूप में या सामाजिक समन्वय के यंत्रों के रूप में पेश किया जाता है। तो वो कहते हैं कि राज्य जो है वो दो ही तरह से हो सकते हैं। चलिए, मैं अभी पिछले लेक्चर में किसी ने कमेंट किया था कि रीड मत कीजिए, समझाइए, तो मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राज्य का जो महिलावादी विचार है, तो वो सीधा सीधा महिलावादी जो विद्वान हैं वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि राज्य भी कहीं ना कहीं पुरुषवाद की तरफ झुका हुआ है, एक पुरुष वर्चस्व या पुरुष प्रधानता का समर्थन करता है। उनका मानना है कि जो राज्य है वो भी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, समाज का ही एक विस्तृत रूप है। अब अगर समाज ही पुरुष प्रधान है तो उस समाज से बनने वाला राज्य भी पुरुष प्रधान होगा ही। तो वही बताते हैं कि चाहे वो सामंतवादी राज्य हो, पूंजीवादी राज्य हो, या समाजवादी राज्य हो, सभी विशेषताएं या जो सभी की विशेषताएं हो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पुरुष प्रधान रही हैं। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि पुरुष प्रधान जो परंपरा थी वो राज्य में से शुरू हुई, वो जब राज्य अस्तित्व में आया उसके पहले से ही ये चली आ रही थी, लेकिन चूंकि राज्य जब आया तो ये संरचनात्मक हो गई, और ये जो पुरुष प्रधान समाज था वो ये पूरी तरह से स्थायी व्यवस्था बन गई। अब जब स्थायी व्यवस्था बन गई तो इसमें लिंग और वर्ग संबंध जो थे ये पूरी तरह से क्या कह सकते हो कि ये जो लिंग थे और वर्ग संबंध थे उनमें एक आपस में रिश्ता बन गया, और उन्हें पूरी तरह से पुरुष प्रधान की क्या कह सकते हो आप उसको, वैधानिकता, सॉरी थोड़ा सा हिंदी वर्ड यूज करने में हो रही है, वैधानिकता मिल गई, कि या कह सकते हो कि वैधता मिल गई। अब हुआ क्या कि जब ये चीज़ें सामने आने लगी तो अब महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति बना दी गई, क्योंकि वो कमज़ोर, इतिहास से ही बताने, क्योंकि लड़ाई करने का काम पुरुषों का था, शिकार करने का काम पुरुषों का था, महिलाएं से बच्चों को संभालती थी, खाना बनाती थी, तो वो चीज़ें ऐसी चली आई, और आज भी वही चीज़ समझे जाने लगी कि नहीं, अगर पुरुष लड़ाई कर सकते हैं इसका मतलब कि वो बलशाली होते हैं, बलवान होते हैं, तो उनका ही राज चलेगा। तो संपत्ति पे अधिकार उनको दे दिया गया, और महिलाओं को खुद एक संपत्ति बना के रख दिया गया। उनको वल्नरेबल, जिसमें भेद्य कहते हैं, मतलब कि या तो वो पति, पिता या भाई पे वो रहेंगी, उनका खुद की कोई मर्जी नहीं चल रही थी, अब वो दूसरे के अनुसार ही कार्य करने लगी। वही अब इसमें बताने की कोशिश करा है कि हर चीज़ को, महिलाओं की जो जितनी भी स्थिति थी, हर चीज़ को राज द्वारा नियंत्रित करने की कोशिश की गई। जैसे महिलाओं के द्वारा किसी और से संबंध बनाना, उसको अपराध करार दे दिया गया। उसके अलावा सार्वजनिक रूप से दंडित करने का प्रावधान किया गया। महिलाओं की भूमिका तक को भी सीमित कर दिया गया। महिलाओं को निजी जो कार्य हैं, निजी क्षेत्र तक सीमित रखा, और पुरुषों को जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र तक वो कर दिया कि जो सार्वजनिक कार्य हैं वो पुरुष करेंगे, जो निजी कार्य हैं वो महिलाएं करेंगी। पर्दे के पीछे रहना है, उनको किस तरह से रहना चाहिए, यहाँ तक की बात, जब चलो यहाँ तक तो कुछ हद तक हम ठीक समझ भी सकते हैं, लेकिन हद तब ये हो गई जब महिलाओं की ही सुरक्षा के नाम पर महिलाओं की चीज़ों को ही, उनके स्वतंत्रता को ही बाधित कर दिया गया। जैसे अगर ये देखा गया कि अपराध बढ़ रहे हैं, तो ये बता दिया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि महिलाएं रात में 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलें। चूँकि महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे उनकी ही स्वतंत्रता को बाधित कर दिया गया, और पुरुष को स्वतंत्रता दे दी गई कि वो जो चाहे वो कर सकता है। यही रीज़न था कि महिलाओं को अपने अस्तित्व के लिए, अपने ही स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ा, और आप देखेंगे कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद ही उन्हें कहीं जाके मताधिकार का अधिकार प्राप्त। वही आगे ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने शक्ति के संबंधों को लिंग आधार पर संगठित कर दिया। ऐसा कहा गया कि पुरुष वर्ग को शासकीय व्यवस्था के शीर्ष पर सुनिश्चित किया गया,
जैसे राज्य की संरचना में बल प्रयोग की संस्थाएं जैसे पुलिस, सेना, इन सब में आप देखेंगे कि महिलाओं से कहीं ज़्यादा अनुपात में पुरुषों की संख्या है। और कहीं कहीं जैसे सेना में, अगर आप सेना में देखो तो सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं दिया जाता था। इनफैक्ट 2019 तक नहीं दिया जाता था। 2019 के बाद 2020 में से अभी जाके कुछ समय पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, सेनाओं में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें उनको जन्म से ही ये मान लिया गया कि जो जोखिम भरे कार्य हैं ये सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं उतनी सक्षम नहीं होती कि उन्हें ये कार्य दिया जाए। और अगर दिया भी जाए, कुछ लोग दिया जाने की बात करेंगे कि नहीं दिया जाना चाहिए, तो राज्य ये कह के उनसे ये अधिकार छीन लेती थी कि नहीं, ये उनकी सुरक्षा की बात है। और आप देखेंगे कि जो जहाँ पे जोखिम के कार्य नहीं हैं वहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा सही है। जैसे अध्यापन काम हो गया, स्वास्थ्य विभाग का काम हो गया, लिपिक जो क्लर्क वगैरह हैं, इन सब में महिलाएं ज़्यादा आ जाती हैं या उनको ज़्यादा वरीयता दी जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि शुरू से ही इस तरह से ही राज्य भी भेदभाव करता है कि नहीं, जो जोखिम वाले कार्य हैं, जो बल वाले कार्य हैं, वहाँ पर पुरुषों को रखा जाना चाहिए। कहीं कहीं तो ये कहा जाता है कि नहीं, जो उच्च पदों पर जो अधिकारी हैं वो हमेशा से पुरुष रखे जाएंगे। हालांकि अब जाके बहुत संघर्षों और बहुत आंदोलन करने के बाद महिलाओं को वो स्थिति मिली हुई है, लेकिन चूंकि वो स्थिति देने के पीछे ये लॉजिक कतई नहीं था कि महिलाओं को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। लॉजिक सिर्फ इतना सा था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो चूँकि आंदोलन हो रहे हैं, संघर्ष की बात की जा रही है, तो कहीं समाज में अराजकता ना फैले, परिवार में मनमुटाव ना हो जाए। इस वजह से महिलाओं को अब जाके वो चीज़ें मिलती हैं। और उसमें भी आप देखो कि मजदूरी, सेम पोस्ट पर अगर कोई पुरुष और कोई महिला है तो महिलाओं की सैलरी पुरुषों के सैलरी से कम होती है। जैसे दिहाड़ी मजदूरी, आप बहुत लेमन एग्जाम्पल बताओ, तो स्थिति बहुत सुधर गई है, फिर भी दिहाड़ी की बात करें तो पुरुष की दिहाड़ी महिला से कहीं ज़्यादा है। और वहाँ पर सीधा सी बात है कि पुरुष का बल ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा कार्य कर रहा है, महिला ज़्यादा कार्य नहीं कर रही है, इसलिए मजदूरी दोनों की अलग अलग है। पर समझने वाली बस इतनी सी है कि पुरुष भी अपने सामर्थ्य के अनुसार 100% दे रहा है और महिला भी अपने सामर्थ्य के अनुसार 100% दे रही है। तो जब दोनों अपने सामर्थ्य के अनुसार 100% दे रहे हैं तो सैलरी उन्हें 100% क्यों ना मिले या उन्हें इक्वल क्यों ना मिले। पर वही चीज़ है कि ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए, स्पाइक पीटरसन और आइंस्टीन जैसे लेखकों ने कहा है कि किस प्रकार राज्य ने निजी एवं सार्वजनिक जीवन के अंतर पर आधारित विचारधारा का सहारा लेकर पुरुष प्रधान व्यवस्था को समर्थन एवं स्थायित्व प्रदान किया। महिलावादियों जैसे सिल्विया वाल्वी ने यह समझाने का प्रयत्न किया कि राज्य की प्रकृति पुरुष प्रधान है तथा महिलाओं के श्रम तथा संतान उत्पत्ति की क्षमता को राज्य के द्वारा नियंत्रण का विषय बनाया गया। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद का महिलावादी विश्लेषण। अभी तक हमने देखा कि महिलावादी जो विचारधारा थी वो राज्य के बारे में क्या समझती थी कि राज्य क्या है। अब हम यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रवाद के बारे में महिलावादी विश्लेषण क्या कहता है। हम यहाँ देखते हैं कि राष्ट्र के संबंध में, चूंकि हम देख रहे हैं राज्य, जब हमने पिछला देखा कि राज्य के संबंध में महिलावादियों की विचारधारा अलग थी, वो नेगेटिव थी, वो मानते थे कि वो पुरुष वर्चस्व का है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रवाद को लेकर वो थोड़ा सा सजग होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, राज्य एक क्षेत्र विशेष पर नियंत्रण और प्रशासन करने की जो संरचना होती है वो राज्य होती है। लेकिन जब बात आप राष्ट्र की करते हो तो राष्ट्र क्या होता है, वो लोगों के जाति और अन्य आधार पर एकबद्ध करता है। एकता के सूत्र में जो पिरोता है वो राष्ट्र होता है। पर है दोनों ही लिंग आधारित। ऐसा माना जाता है कि जो राज्य है वो पुरुष प्रधान है और जो राष्ट्र है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की भूमिका ज़्यादा दे दिया गया है। अब देखिए, उसमें कुछ महिलावादी लेखक हैं जैसे युवाल डेविस, अंथियास, जयवर्धने तथा सिंधिया एनलो ने जाति और राष्ट्रीय पहचान को लिंग से संबंधित किया। उन्होंने यह दर्शाया है कि महिलाएं जातीय एवं राष्ट्रीय प्रक्रियाओं में अनेक प्रकार से भूमिका निभाती हैं। अधिकांश राष्ट्र महिलाओं की संतान उत्पत्ति तथा जातीय समूह की, देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जातीय समूहों की विस्तार संबंधी भूमिका पर बल देते हैं। यहाँ बात यही आती है, चूँकि महिलाओं का काम ऐसा माना जाता था कि इसे बच्चे पैदा करना है और परिवार संभालना है। चूँकि वो परिवार संभालेंगी तो अपने पुत्र को अपने जाति, धर्म, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगी। जाति विशेषता, संस्कृति की विशेषता, ये तो रही बहुत मोटी मोटी बात। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, किसी भी अलग समुदाय की पहचान और उसकी अलग संस्कृति की पहचान कैसे होती है, उसके बोलचाल से, उसकी भाषा से, उसके पहनावे से। तो चूंकि पुरुष अक्सर शिकार पे या युद्ध में रहते थे, बोलचाल तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वही अपनी संस्कृति को कैरी करती हैं क्योंकि उनका पहनावा बिल्कुल अलग होता है।
और यहाँ पे यही चीज़ है कि महिलाओं को ही उस चीज़ का द्योतक बना दिया गया था कि नहीं, आपको ही मतलब एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया कि आप तो शक्ति वाले काम कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, आप इन्हीं सब चीज़ों को रखोगे। उनका जो पहनावा है, धोती, अगर साड़ी पहन रही हैं, साड़ी पहनने का जो ढंग है, बिंदिया, बाल संवारने का ढंग है, कंगन, नथनी वगैरह, मतलब जो श्रृंगार का रूप है वो अलग 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 जो संस्कृति है, समुदाय है, उसमें अलग अलग तरीके से होता है। तो उससे उनके जात की, उनके समुदाय की, संस्कृति की पहचान होती है। तो इस मामले में महिलाओं की भूमिका को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। जी, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि क्योंकि वे राष्ट्रीय संस्कृति का प्रसार करती हैं तथा बच्चों को नागरिकों के रूप में समाजीकरण करती हैं, जाति तथा राष्ट्रीय भिन्नताओं के प्रतीक के रूप में भी राष्ट्रों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाएं अपने शरीर पर अपने सांस्कृतिक चिन्ह पहनती हैं, ये बिंदी, मंगलसूत्र वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं राष्ट्रीय, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक संघर्ष में भागीदारी नहीं की है, उन्होंने समान रूप से भागीदारी की है। लेकिन क्या होता है कि महिलाओं ने भी राष्ट्र और उसकी विचारधारा की सुरक्षा की है। अब उन्होंने विचारधारा की सुरक्षा या उसकी सांस्कृतिक सुरक्षा, जो हमने अभी ऊपर बात की, उसके कारण जो उन्होंने, मतलब इस विशेषता के कारण उनकी जो बाकी विशेषताएं थी कि उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक और सैनिक क्षेत्र में महिलाओं ने जो योगदान दिया था, उसे नकार दिया गया। बाकी चीज़ों की भूमिका पर कम बल दिया गया है। उनको जातीय और जो राष्ट्रीय निर्मात्री के रूप में अधिक बल दिया गया। आगे कहता है कि राष्ट्रवाद पहचान पर बल देता है। उसने राज्य के लिंग, जाति, वर्ग या फिर जात या कास्ट जो होता है, उस क्षेत्र संबंधी जो बहुलताएं हैं उसे दबाने की कोशिश की। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्र एक राष्ट्रीयता का निर्माण करने का प्रयास करता है, एक ऐसी राष्ट्रीयता का निर्माण करता है जो बहुत शक्तिशाली हो। जैसे भारत एक राष्ट्र है, अगर भारत एक राष्ट्र है तो वो खुद को एक पावरफुल राष्ट्र के रूप में दिखाने की कोशिश करता है, और इस चक्कर में उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, अमेरिका एक राष्ट्र के रूप में खुद को रिप्रेजेंट करता है, और वो एक शक्तिशाली पावरफुल राष्ट्र के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, और उसके अंदर जो अपनी खुद की जो कमजोरियां हैं, जैसे वहाँ पर अभी भी ब्लैक एंड वाइट के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, पर वो उन सब चीज़ों को छिपाने की कोशिश करता है। और अक्सर जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, जो नहीं चीज़ों को अच्छी से समझ पाते हैं, उनको लगता है कि नहीं, अमेरिका में सब सुख ही सुख है, या अमेरिका में सब अच्छे लोग ही रहते हैं, क्योंकि उसने वही देखा जो वहाँ दिखाने की, उस राष्ट्र ने दिखाने की कोशिश की। और उसमें भी वो कहीं ना कहीं जब शक्तिशाली की बात आती है तो पुरुष वर्चस्व की बात आ जाती है, और फिर से पुरुषों को ज़्यादा वरीयता दिया जाने लगता है। अब चूंकि इन सब चीज़ों को करने के लिए उसकी जो शक्तिशाली इमेज है, या वो जो उपागम है, क्या कह सकते हो आप, कि जो तरीका है राष्ट्रवाद का, शक्तिशाली राष्ट्रवाद का, उसको दिखाने के लिए कहीं ना कहीं हिंसा का भी सहारा लेना पड़ता है, और आंतरिक जो मतभेद हैं उसको छिपाने की कोशिश की जाती है। अब ऐसा होता है कि जो अब राष्ट्रवाद से रिलेटेड, जब से आप देखेंगे कि राष्ट्र के रूप में बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, बहुत सारे, मतलब साहित्य ने भी जब राष्ट्रवाद की बात की है तो उसने भी एक शक्तिशाली राष्ट्रवाद की बात की है। और शक्तिशाली राष्ट्रवाद की बात जब भी होती है तो बात बल की आती है, और बात जहाँ पर भी बल की आएगी वहाँ पर पुरुष के बारे में बात हो जाएगी कि नहीं, पुरुषों ने युद्ध, संग्राम, साहित्य वगैरह वगैरह, उनका माना कि नहीं, पुरुष ही उसका प्रतीक है, जबकि नारी जो है वो शांति, उदारता, पालनहारता की मूर्ति है। तो साहित्य में भी इस चीज़ को कैटेगराइज कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद है और सैन्यवाद, इन दोनों में अंतर जो होता है वो उसको बहुत कम कर दिया गया है। तो इसी तरह से जब बात आगे बढ़ती है तो राष्ट्रवाद भी कहीं ना कहीं पुरुषों के ही वर्चस्व की बात करता है। राज्य को जब सूरवीरता का प्रतिबिंब बताया जाने लगता है कि नहीं, राज्य ऐसा कर रहा है, राज्य वैसा कर रहा है, कि राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया है, तो हमेशा से राज्य की जो सफलता है, आदर्श और आत्मनिर्भरता, तो ये बस पुरुष के ही स्वाभिमान या पुरुष के परिणाम की बात करते हैं कि नहीं, पुरुषों ने ऐसा किया है। महिलाओं को सिर्फ ऐसा माना गया कि नहीं, उन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन वो परोपकार के रूप में, उदासीनता के रूप में, शांति के रूप में, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन जब राष्ट्रवाद को बना के रखने की बात आती है तब बस यही बात आती है कि नहीं, पुरुषों ने ही अपना योगदान दिया है और पुरुषों ने ही ये सारी चीज़ें की हुई हैं। अब आगे कहते हैं कि राष्ट्रवाद की भाषा को भी लिंग संबंधित किया गया है। देश प्रेम को मातृत्व का प्रतीक कहकर नारी को सामूहिक पहचान की धरोहर कहा जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या कभी आपने ये देखा है कि, मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि भारत का जब मानचित्र बनता है तो उसे भारत माता के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है?
उसे पुरुष के रूप में भी तो दिखाया जा सकता है, लेकिन नहीं दिखाया जाता। ऐसा माना जाता है कि भारत माता के रूप में दिखाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इसकी अखंडता या इसकी इज्जत पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। उसका रीज़न यही है, उनको लगता है कि नहीं, महिलाओं को सुरक्षा की ज़रूरत है, महिलाओं को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है और महिलाओं की अस्मिता की रक्षा करना पुरुषों का मतलब पुरुष ही कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप उन्हें कमज़ोर क्यों समझ रहे हैं? आपने उन्हें सिर्फ इसलिए क्यों कह दिया कि नहीं, ये जो राष्ट्र जो है वो नारी की शरीर के रूप में है और उसका मर्यादा का उल्लंघन कोई विदेशी कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं, कोई पुरुष हो, शक्तिशाली हो और वो खुद की रक्षा करने की कोशिश कर रहा हो या उससे लड़ता हुआ दिखाया जाए। पर इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती। नारी को राष्ट्र की माता का स्थान दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, महिलाएं ही इन मूल्यों की प्रतीक होती हैं, इसलिए संघर्ष के समय मतलब इन सब चीज़ों को लेके भावनाओं को बढ़ाने की कोशिश की जाती है और महिलाओं की जो इमेज है राष्ट्रवाद में वो दिखाने की कोशिश की जाती है। और जब ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि नहीं, महिला मतलब एक राष्ट्र के रूप में नारी जो राज्य है या नारी को जो राष्ट्र की माता का रूप दिया जाता है, तो अब ये माना जाता है कि नहीं, उनके साथ उनके सम्मान को ठेस पहुँचे या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं प्रॉपर वर्ड यूज़ कर मतलब ढूंढ रहा हूँ वो यूज़, हाँ, उनके सम्मान को ठेस किया जाए या उनके सम्मान को ठेस पहुँचाया जा रहा है। तो ऐसा मान लिया जाता है कि नहीं, ये अगर उस नारी के साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि उस समाज के साथ ऐसा हो रहा है। और अगर उस समाज के साथ ऐसा हो रहा है, चूँकि उस समाज में नारी की रक्षा करने का कर्तव्य या दायित्व तो किसके ऊपर था, पुरुषों के ऊपर है। तो अगर इसका मतलब है कि उस महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पूरे समुदाय के साथ कुछ गलत हो रहा है। इसलिए भी माना जाता है कि नहीं, राष्ट्र को एक महिला के रूप में मान लिया जाता है और उसकी रक्षा वगैरह करने का जो काम है वो पुरुषों को दे दिया गया है। और एक विडंबना ये भी है कि मतलब महिलावादी विद्वान जो हैं वो ये भी तर्क देते हैं कि जब महिलाओं को इस तरह से राष्ट्रीय प्रतीक या पहचान का प्रतीक बना दिया जाता है, तो ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि नहीं, महिलाओं की स्थिति या महिलाओं का जो दर्जा है वो बहुत उच्च कोटि का है या उन्हें हम बहुत सम्मान दे रहे हैं, उन्हें बहुत इज्जत दे रहे हैं। लेकिन ऐसा, जबकि हकीकत ऐसा होता है कि उन्हें उस सामाजिक या राजनीतिक जो दायरा है उसमें बांध दिया जाता है। देखने को तो महिलाओं को आदर्श सूचक बना के रखा जाता है या आदर किया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में राजनीतिक और सामाजिक जो पदसुपानी है उसमें वो निम्न स्तर पर ही रह जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मध्यकालीन समय में अगर आप मूवी देखते हैं, तो जब कोई राजाओं वगैरह की मूवी आती है तो आप उसमें देखिए, जब सिपाही लड़ने जाते हैं तो उनके हाथ में तलवार औरतें देती हैं। वहाँ पे ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि नहीं, ये उनका पौरुष है, कि उनको भी दर्जा दिया जा रहा है, कि उनका भी उतना सम्मान है। लेकिन वहीं दूसरी जगह अगर वो पुरुष शहीद हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध में, तो उसी महिला को उसकी चिता में उसके साथ मरना पड़ता है, जिंदा जला दिया जाता है, जिसको सती प्रथा कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि नहीं, ये भी सम्मानपूर्वक है। उसका क्यों? क्योंकि आपका सम्मान आपके पति के साथ था। अगर पुरुष नहीं है तो आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, आपकी वैल्यू कुछ नहीं है, और संपत्ति में भी अधिकार नहीं दिया जाता है। तो इसी तरह से ये जो दिखाने की कोशिश की जाती थी की जाती है कि नहीं, समाज में महिला ये है, या राष्ट्र को महिला के रूप में दिखाया जाता है, तो वहाँ पे दिखाने को या कहने को तो महिलाओं को वो दर्जा दिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो दर्जा नहीं दिया जाता। उन्हें बस एक काइंड ऑफ, अगर मैं कहूँ तो लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि नहीं ठीक है, आप ये हैं, पर वास्तव में उन्हें वो दर्जा नहीं मिलता। अगर मैं दूसरी तरह से एक एग्जांपल दूं, मतलब एक बात बोलूं, तो आप देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि नहीं, महिलाओं का आदर करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाएं ये, महिलाएं वो, दुनिया भर की बातें होती हैं। लेकिन क्या ग्रास रूट लेवल पे महिलाओं के बारे में वो बात की जाती है, या महिलाओं को वो आज़ादी या वो स्वतंत्रता मिलती है? नहीं मिलती। बातें सब करते हैं बस इसलिए ताकि उनको अच्छा लगे, लेकिन हकीकत में वो चीज़ें नहीं होती। इस तरह से राष्ट्रवाद का भी यही सीन है। राष्ट्रवाद में महिलाओं की भूमिका को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, लेकिन जब वास्तविक भूमिका की बात आती है तो उन्हें बस ये बता दिया गया है कि अगर आप राष्ट्रवाद के एक प्रतीक हैं, आप राष्ट्रवाद में संस्कृति को फैलाने का प्रचार प्रसार का काम आपका है, लेकिन वास्तव में आप राष्ट्रवाद के असली विजेता या असली पहचान नहीं है। तो आज हम इतना ही देखेंगे। हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे महिलावाद तथा मानवाधिकार, उसके बाद यथार्थवाद की महिलावादी आलोचना। उसके बाद हम उसको ख़त्म करेंगे, चूँकि ये फेमिनिज्म जो चैप्टर है वो
उसमें बहुत कुछ होता है कहने के लिए, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं बताने के लिए। देखिए, मैं बहुत पहले से तैयार करके या चीज़ों को रट के उससे नहीं बोलता। चीज़ें जो इंस्टेंट होती हैं मैं वो बोलता हूँ, इसलिए कभी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है चीज़ों में, इसलिए वो आप देख लीजिएगा। अ, फिर भी आप कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कोशिश करूँगा उसे ठीक करूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और चूँकि सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि इग्नू अपडेट्स इस पे आता है। तो अगर इग्नू से रिलेटेड कोई ऐसा अपडेट्स लगेगा जो आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसे आपको हमारे चैनल पे वो दे दिया जाएगा, और वो 100% ऑथेंटिक न्यूज़ होता है। सो यू कैन टोटली रिलायबल, एंड दैट इज़ टोटली रिलायबल, यू कैन डिपेंड ऑन। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग